नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में प्राचीन काल से ही किलों का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों में भी किले या गढ़ के अवशेष मिलते हैं। वैदिक काल में ऋग्वेद या शुक्र नीति में भी किलों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद मौर्य काल में चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में किलों का वर्णन किया है। दोस्तों, हमारे राजस्थान में 250 से अधिक किले या गढ़ हैं। इन्हीं 250 किलों में से राजस्थान का एक बहुत ही प्राचीन और विशाल किला जो सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर खंडार कस्बे में स्थित है। इस किले के इतिहास के बारे में ना तो कोई बड़ी खोज हुई, ना ही लोग इसके इतिहास को जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा किला बिना किसी ऐतिहासिकता के कैसे संभव है? इस बात पर जब भी विचार किया जाता है तो मुझे इतिहासकार G.H. ओझा की किताब का एक कथन याद आता है, जिसमें वे कहते हैं कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास अंधकारमय है। पृथ्वीराज चौहान से पहले के इतिहास के बारे में राजस्थान में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह से खंडार किले का इतिहास भी काफ़ी समय से अंधकार से घिरा हुआ है और इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। दोस्तों, हमने इस किले के इतिहास के बारे में काफ़ी सारे साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह किला पृथ्वीराज चौहान के समय से तो काफ़ी पुराना होगा। कई लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके सामने आपके क्षेत्र की बेहतर से बेहतर जानकारी आपके सामने लेकर आएं। इस काम में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। अब आइए चलते हैं खंडार के इतिहास की ऐतिहासिक यात्रा पर। खंडार किले के इतिहास के बारे में जानने से पहले इस क्षेत्र की प्राचीनता और इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं इस क्षेत्र में मिलने वाले प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र के इतिहास को। खंडार कस्बे से रणथंभौर जाने के मार्ग में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कुकराज घाटी पड़ती है। वहाँ पर अति प्राचीन गुफा बनी हुई है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिलते हैं। इन सभी शैल चित्रों को देखने से ऐसा पता चलता है कि ये मानव निर्मित शैल चित्र उस समय के हैं जब मानव सभ्यता और संस्कृति से दूर था। तब भी इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति थी। ये शैल चित्र लाल रंग के हैं जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं से मेल खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पांडवों की उपस्थिति के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कमलेश्वर महादेव का मंदिर, चंबल नदी के पास बोहना नाम के गांव में एक पत्थर का कुआं और पांडवकालीन अवशेष मिलते हैं। अब हम आते हैं महाजनपद काल में, जिसका समय 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक का माना गया है। उस काल में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश का भाग था, जिसके बारे में इतिहासकार राय हेमचंद चौधरी और G.H. ओझा लिखते हैं कि चंबल नदी के उत्तर का रावली पर्वत से जुड़ा हुआ भाग मत्स्य प्रदेश का भाग था। इसका प्रमाण खंडार किले के दूसरे दरवाजे पर मिलता है। इस दूसरे दरवाजे में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ऊपर की ओर देखने पर दरवाजे की छत पर 2 जगह मछली की आकृति बनी हुई है, जिसमें पहली आकृति में एक ही मछली दिखाई देती है जो मत्स्य प्रदेश से इसका संबंध दिखाती है, और दूसरे चित्र में 3 मछलियां हैं जो एक के अंदर एक बनी हुई है, जो कि यह दिखाती है कि यह बृहद मत्स्य प्रदेश का भाग था, जो कि छोटे छोटे मत्स्य प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। इस क्षेत्र में पांडवों को भी वनवास का कुछ समय रुकना हुआ। इसका प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है, जो भी यह बताता है कि यह प्रदेश मत्स्य प्रदेश का ही भाग था। महाभारत की एक और कहानी में इस क्षेत्र का पता चलता है, जिसमें मत्स्य प्रदेश के राजा विराट के सेनापति का नाम कीचक था। वह इस क्षेत्र का कार्यभार संभालता था, जिसका वध भीम ने किया। इसके बाद बार बार वनवास के समय में महाभारत में भी चंबल नदी का उल्लेख मिलता है। इन सभी साक्ष्यों से यह पता चलता है कि यहाँ पांडव रहे और यहाँ उस समय भी मानव की उपस्थिति थी। इस क्षेत्र के इसके बाद के इतिहास के बारे में इतिहासकार डॉक्टर दशा शर्मा लिखते हैं कि जब मत्स्य प्रदेश की शक्ति कमजोर हो गई तो कुछ समय के लिए यहाँ पर चेदी साम्राज्य का अधिकार हो गया। इसके बाद कुछ समय मत्स्य प्रदेश मगध साम्राज्य का भी भाग रहा, जिसके समय का निर्धारण ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह समय ईस्वी सन से पूर्व का था और लगभग 2000 से 2200 वर्ष पहले का था। इसके बाद पहली शताब्दी में कालिदास ने भी मेघदूत के सर्ग 40 से 46 में इस क्षेत्र की वन, वनस्पति, औषधि
और चंबल, बनास, गंभीरी और पार्वती नदियों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ के अनुसार मेघ के मार्ग में यह क्षेत्र आता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी लेखक या कवि किसी भी क्षेत्र का वर्णन तभी करता है जब उस क्षेत्र का कोई ना कोई महत्व रहा हो। और महाकवि कालिदास ने भी अपने महाकाव्य मेघदूत में इस क्षेत्र का वर्णन किया, जो यह दिखाता है कि पहली शताब्दी में भी इस क्षेत्र का महत्व था और मानव की उपस्थिति इस क्षेत्र में रही होगी। मौर्य उस समय तक लगभग पूरे उत्तर भारत पर राज्य स्थापित कर चुके थे। इसके बाद जब तीसरी से चौथी शताब्दी में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई, उस समय यहाँ वन क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र था। उस समय यह क्षेत्र जैन मुनियों की भी आश्रय स्थली रहा, जिसका पहला साक्ष्य खंडार से कुछ दूर बालेर नाम के स्थान पर एक पहाड़ी पर जैन मंदिर के रूप में दिखाई देता है। और संभवतः यह जैन मुनि विमलनाथ जी की मूर्ति है। आप ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये कहीं और मिली, जो कि गुप्तकालीन मूर्ति है। इसी के समान जैन मुनि विमलनाथ जी की मूर्ति भी यहाँ पर उपस्थित है। इस मंदिर का निर्माण आप जो देख रहे हैं यह भी गुप्तकालीन मंदिरों से मेल खाता है। ऐसा ही एक हिंदू निर्माण यहाँ से कुछ दूर सिंगोर नाम के गांव के पास स्थित है, जहाँ पर एक विशाल मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं, जहाँ पर कई सैकड़ों खंडित मूर्तियाँ, जिसमें से कुछ मिट्टी में दब चुकी हैं, लेकिन सभी मूर्तियाँ सिर की तरफ से खंडित हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण यहाँ पर होने लगे तो उन्होंने ही इस मंदिर को खंडित किया होगा। इस समय काल का एक और शिलालेख खंडार किले में भी मिलता है, जिस पर संवत 1230 लिखा गया है। यह संवत विक्रम संवत नहीं, जैन संवत है, जो कि जैन शिलालेखों और जैन साहित्यों में काम में लिया जाता है, जो ईस्वी सन से 525 वर्ष आगे लिखा जाता है। तो हमें 1230 में से 525 घटाने पर 705 ईस्वी संवत प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह किला 8वीं शताब्दी में भी उपस्थित था। इसके बाद समय आता है मध्य 8वीं से 9वीं शताब्दी तक का। गुप्त वंश के पतन के बाद यहाँ प्रतिहार वंश का शासन रहा, जिसमें वत्सराज, जिसका शासनकाल 770 से 805 ईस्वी के मध्य रहा, वह प्रतिहारों का प्रतापी शासक था। जैन धर्म उवल्यमाला में वत्सराज का वर्णन है, जिसमें वत्सराज को जैन धर्म का संरक्षक बताया है। वत्सराज ने जैन धर्म का संरक्षण किया, जो कि इस क्षेत्र में इस काल के जैन मंदिर और जैन प्रतिमाओं से साबित होता है। उसके समय में ही लोधी राजपूत खंडार किले में भी रहे और यहाँ पर अधिकतर निर्माण लोधी राजपूतों ने ही कराया, जिसका हमें प्रतिहार वंश के शासनकाल का एक प्रमाण यह भी मिलता है। प्रतिहार वंश के पतन काल लगभग 920 से बाद के समय लोधी राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य खंडार किले के जैन शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में समय जैन संवत 1568 लिखा हुआ है। जैन संवत के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह संवत ईस्वी सन से 525 वर्ष आगे चलता है। तो 1568 में से 525 घटाने पर हमें ईस्वी सन 1043 प्राप्त होता है, जो कि लगभग प्रतिहारों के इस क्षेत्र में पतन काल के बाद का समय है। इस शिलालेख में किले पर शासन करने वाले लोधी राजाओं की 4 पीढ़ियों का उल्लेख है, जिसमें पहला नाम मानसिंह देव मिलता है, जिसके आगे महाराजा धीराज शब्द लिखा हुआ है। संभवतः मानसिंह देव जब बड़े बड़े साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया होगा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की होगी। इस शिलालेख में आगे बढ़ने पर तस्य पुत्र से शब्द के बाद सिलादी नाम लिखा हुआ है। सिलादी वही राजा है जिसके चाचा भक्त अंगद हुए। इसकी कहानी हमने इसी चैनल पर जगन्नाथ का हीरा आया खंडार से नाम के वीडियो में बता रखी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सिलादी के शासनकाल की जानकारी हमें खंडार किले के एक और शिलालेख से मिलती है। यह जैन शिलालेख संवत 1534 वैशाख सुदी पंचमी को लिखा गया, जिसके आधार पर यह वर्ष 1007 ईस्वी का आता है। इस शिलालेख में भी सिलादी के नाम का उल्लेख है, जिससे यह पता चलता है कि इस समय काल में राजा सिलादी शासन किया करता था। जो शिलालेख वंशावली का वर्णन कर रहा है, उसमें सिलादी के बाद तस्य पुत्र से लिखकर सिलादी के पुत्र और उसके बाद तस्य पुत्र से लिखकर उसके पोते का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक कारणों से इन शिलालेखों के भाग पढ़ने योग्य नहीं रहे, इसलिए सिलादी के पुत्र और पौत्र के नाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
लेकिन इस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि सन 1007 में इस किले पर शिलादी का शासन था और 1043 ईस्वी तक शिलादी के बाद उसके पुत्र और पोते ने शासन किया, जो कि 34 वर्ष का कार्यकाल था। इन शिलालेखों के अध्ययन से यह पता चलता है कि यह किला इस समय से काफ़ी पुराना रहा होगा। इसके बाद इन्हीं शिलालेखों में किले के नाम के बारे में भी वर्णन मिलता है, जिसमें खंडार किले को गढ़ शंडारी लिखा गया है, जिससे यह पता चलता है कि इसका नाम खंडारी गढ़ था। इसके बाद हमें संवत 1712 का एक और साक्ष्य मिलता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें भी गढ़ शंडारी अर्थात खंडारी गढ़ या खंडारी दुर्ग ही लिखा हुआ है। उस समय इस किले का कार्यभार मेवाड़ सामंत सुजान सिंह पर था, जिसका उल्लेख इस साक्ष्य में दिखाई दे रहा है। इन सभी साक्ष्यों से हमें यह पता चलता है कि इस किले का नाम आज से 1000 साल पहले भी खंडारी गढ़ ही था, जिससे यह भी पता चलता है कि इस क्षेत्र का नाम खंडार क्यों है। इसके एक और प्रमाण के रूप में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्षेत्र व्यापारिक मार्ग रहा और शिलालेख में जो हमने पहले बताया कि 34 वर्ष के अंतराल में इस पर लोधा राजपूतों की 3 पीढ़ियों ने शासन किया, जो कि यह दिखाता है कि यहाँ आक्रमण होते रहे और यह किला कई बार बना और बिगड़ा, जिससे यह लोगों को खंडर के रूप में ही दिखाई देता था और खंडर के अपभ्रंश के रूप में ही यह खंडारी नाम से जाना जाने लगा। लोधी राजपूतों ने यहाँ रहते हुए किले के अंदर आवास, पेयजल, महल और कई मंदिरों का निर्माण कराया। इस किले में बहुत अधिक संख्या में मंदिर भी मिलते हैं। लोधी राजपूतों के बारे में एक और तथ्य मिलता है, जिसमें प्राचीन काल में वर्तमान बानीपुरा, जो कभी कस्बे के रूप में था, वहाँ किले की तलहटी में ही लोधा राजपूतों की सघन बस्ती थी, जिसके अवशेष कभी कभी मिलते हैं। हालांकि वर्तमान में लगभग सभी अवशेष नष्ट हो गए हैं। इस किले और इस क्षेत्र के आसपास में काफ़ी सारे हनुमान मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियाँ मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस किले में लोधा राजपूतों एवं क्षेत्र के निवासियों की हनुमान जी में काफ़ी मान्यता रही हो। हमने खंडार के इतिहास के बारे में काफ़ी समय से शोध कर रहे श्री कमलेश जी तेहरिया, जो वर्तमान में इतिहास के व्याख्याता हैं, जिन्होंने 2005 में खंडार के इतिहास के बारे में एक किताब भी लिखी है, उनसे बात की। अब आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कनिष्ठ विजय जो खंडार के इतिहास के बारे में शोध कर रहे हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। निश्चित रूप से ये उनका सराहनीय प्रयास है। मैं मानता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का साहित्य खंडार के इतिहास के बारे में पूर्णतः मौन है। कहीं भी विस्तृत जानकारी खंडार के इतिहास के बारे में नहीं मिलेगी। अब तक जितनी भी पुस्तकें कुछ लिखी गई है वो प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर और किंवदंतियों के आधार पर लिखी गई है। मैंने जब इनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तमाम साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर खंडार के इतिहास को एक नया आयाम दे रहे हैं। खंडार का जो दुर्ग है वो मध्यकाल से लेकर के और मुगल काल तक अपने पूर्ण वैभव पर रहा। यहाँ की विशाल, प्राचीर और दुर्दम्य किला निश्चित रूप से इतिहास के मौन साक्ष्य है। तमाम प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में खंडार का दुर्ग एक भव्य और विशाल रहा है, जिसकी विशाल प्राचीरें, भव्य राजा प्रसाद, रानी महल, जल संचयन व्यवस्था इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि मैंने वर्षों तक भारत के सपूतों की सुरक्षा, प्राचीर से सुरक्षा की है, लेकिन आज मैं स्वयं इस सुरक्षा के लिए मोहताज हूँ। निश्चित रूप से कनिष्ठ विजय जो खंडार के इतिहास के बारे में इतना प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं उन्हें अग्रिम शुभकामना दूंगा और बधाई भी कि उस उम्र में आपने जिस प्रकार से एक अच्छी भावना को लेकर के खंडार के इतिहास को पूरे राजस्थान के इतिहास में एक नया आयाम देने के लिए अब दृढ़ संकल्प होकर के ये कार्य किया है। पुनः मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं कमलेश तेहरिया, लेक्चरर इन हिस्ट्री, खंडार। तो दोस्तों, ये था खंडार किले के इतिहास का भाग 2। हम जल्दी से जल्दी खंडार किले के इतिहास का अगला भाग आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने खंडार किले के इतिहास पर आधारित हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इन वीडियोस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं।
अब मुलाकात होगी आपसे इसी वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।